तो मेरा बेटा रस्सी से हुआ था, अब वो रस्सी से लगा है। उसने फांसी ली है तो उसके मुंह में मोजा किसने घुसेड़ा, उसके हाथ किसने बांधे? इट वाज क्योंकि बंदे के हाथ बंधे हुए थे इसमें, और जो है इसके मुंह में भी स्कफल हुआ था। तो ये सब रीजंस की वजह से इट लुक्स लाइक अ पिछले 8-9 साल से ना इस औरत से उसका अफेयर चलता रहा। तो मैं भी परेशान हूँ, मेरा भी घर उजड़ा है पूरा। प्रेगनेंसी में हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं उसके पेट में निशानात कैसे पड़े, नाखूनों के निशान। उसका पोस्टमार्टम भी करवा दिया और वो बेड पे बैठी थी, वो नहीं हिली वहां से। औरंगी टाउन के घर में उस वक्त कयामत टूटी कि जब 25 साल का हमजा अपनी लव मैरिज के बाद वलीमा की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसका बेजान जिस्म, हाथ पांव बंधे हुए, मुंह में 2-2 मोजे ठूसे हुए, जिस्म पर निशानात और पंखे से लटका हुआ मिला। सब कुछ मेरे बेटे ने दिया, फिर भी क्यों मारा उसको? 1 मई 2026 हमजा अपनी महबूबा से शादी करने के बाद बहुत खुश था। 2 रीजंस थे। पहला ये कि दुआ लेडी कांस्टेबल में भर्ती हो चुकी थी। दूसरा, कई दिन की बहस मुबाहिसा और लड़ाई के बाद उसने अपनी माँ को 35 साल की दुआ से शादी करने पर दुआ के 3 बच्चों समेत मना लिया था। हमजा की माँ भी दुआ को बहू बनाने पर राजी हो चुकी थी। हमने उसको कबूल किया, उस औरत को घर में आने दिया, फिर हमने उस औरत से गारंटी मांगी। दूसरी तरफ दुआ को भी अपना नया हमसफर मिल चुका था। जो खुशियां वो अपने एक्स हस्बैंड से हासिल ना कर सकी, अब वही खुशियां हमजा से एक्सपेक्ट कर रही थी। दुआ प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हूँ? तो वो भी खुश थे इस चीज़ को लेकर और मैं भी खुश थी। दुआ हमजा की औलाद को दुनिया में लाने वाली थी, लेकिन फिर अचानक 9 जून 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसने 2 फैमिलीज को तबाह कर दिया। हमजा को मारने का इल्जाम था हमजा की न्यूली मैरिड वाइफ दुआ पर। मेरे ससुराल वालों को मैं पसंद नहीं थी। ये सब ये सिर्फ इतनी वजह है कि ये लोग इल्जाम इस वजह से लगा रहे हैं मेरे ऊपर। क्या वाकई दुआ ने अपने शौहर का खून किया? लेकिन क्यों? 10 साल की दोस्ती, नफरत, धोखा और मोहब्बत से भरी ये कहानी यकीनन आपको झंझोड़ कर रख देगी। क्योंकि जब मैंने इस केस को स्टडी किया तो पहले मुझे लगा कि इस कहानी के एक किरदार पर सारा इल्जाम डालकर असल मुजरिम अपने आप को कानून के शिकंजे से बचा लेगा। लेकिन फिर इस केस में एक ऐसी लीड मिली जिसने मुजरिम के चेहरे पर लगे काले मास्क को उखाड़ कर फेंक दिया। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं थिंक प्राइम। साल 2015 दुआ की पहली शादी हुई फहद के साथ। कुछ महीनों और फिर सालों बाद फहद से 3 बच्चे भी हुए, जिसमें से सबसे बड़ी बेटी 8 साल की। फहद कमाने और घर के अखराजात पूरे करने में नाकाम रहा। इसी दौरान फहद के बचपन का दोस्त हमजा, जिसका फहद के घर आना जाना शुरू हो गया। हमजा पेशे से कारपेंटर, फर्नीचर वगैरह बनाने में काफी महारत रखता था। हाथ में हुनर था और दिल में नरमी। वो फहद के बच्चों के हालात को अच्छी तरह से जानता था और उसको तर्ज भी आता था। बच्चों को प्यार करता, कभी कपड़े लाकर देता, कभी राशन पहुंचाता। वक्त गुजरता गया। जब घर के मर्द की गैर मौजूदगी में घर में गैर मर्द का आना जाना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि घर टूटने वाला है। और यही बात फहद को भी खटक रही थी कि कोई है जो मेरी गैर मौजूदगी में आता जाता रहता है। और फिर एक दिन ये राज भी सबके सामने आ गया। और जब हमारे हस्बैंड को ये सब बातें पता चली तो उन्होंने उन्हें कहा कि इस तरह मत करो हरकतें, क्योंकि शादीशुदा है, दूसरा उसके बच्चे हैं। बात यहाँ तक नहीं रही। हमजा ने अपने घर के करीब ही सस्ता किराए का मकान देखकर फहद और दुआ को यहाँ शिफ्ट करवा दिया। जब मर्द के पास पैसा ना हो तो वो सहारा तलाश करता है। हमजा फहद का सहारा नहीं, अब जरूरत बनता जा रहा था। और दूसरी तरफ हमजा और दुआ का अलग ही सीन चल रहा था। जो दूरियां थीं अब वो खत्म हो गईं। जो बातें व्हाट्सएप की हद तक महदूद थी अब आमने सामने होने लगी। रोज की मुलाकातें, रोज के हाल अहवाल सब चल रहा था। दुआ ने पुलिस को बताया कि जब घर पर कोई नहीं होता था तो वो मौके को गनीमत जानकर हमजा को घर बुला लेती। हवाले से मेरी उनसे बात होती थी कि आप आ जाएं, ये कर दें, वो कर दें। इस तरह हमारी बात आगे बढ़ी। नया फर्नीचर, जो औरत के पास बिछाने को एक कपड़ा ना हो उसके घर में मैं नया फर्नीचर, नई सब टोटल नया सामान, नई मेरे बच्चे की हाथ की वायरिंग करी हुई, मुझे पता है सब कुछ मेरे बेटे ने दिया। वो कहते हैं ना, धोखा ऐसी शय है जो दुश्मन दे तो इंसान संभल जाता है, लेकिन जब अपनों से मिले तो इंसान बदले की आंख में शैतान बन जाता है। फिर एक दिन साल 2023 फहद के साथ होने वाले धोखे के बारे में फहद को पता चल गया कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में कुछ चल रहा है। फिर होना क्या था? लड़ाई झगड़े, अलैदगी। आखिरकार फहद और दुआ की तलाक हो गई।
लेकिन वक्ती तौर पर तो खामोशी हो गई, लेकिन फहद जानता था कि मेरे घर को तोड़ने वाला कोई और नहीं, उसके अपने बचपन का दोस्त हमजा है। और यही बात उसको कांटे की तरह चुभ रही थी। उसकी नींदें उड़ गई थी। जाहिर है बच्चों से अलहदगी, बीवी से तलाक कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। दूसरी तरफ दुआ भी अब अकेली पड़ गई। उसे मौका मिल गया कि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। पहला ख्वाब सिंध पुलिस में भर्ती होना। इत्तेफाक से सिंध पुलिस में सिलेक्शन भी हो गया उसका। फिर वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 3 माह की ट्रेनिंग के लिए चली गई, लेकिन हमजा से राब्ता उसका चलता रहा। वापस आई तो मार्च या अप्रैल के महीने में हमजा के साथ एक ही घर में रहने लगी। 10 अप्रैल को दोनों का निकाह हो गया। इस शादी में सिर्फ लड़की वाले शामिल थे। लड़के के घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि हमजा की माँ ने उसकी शादी कबूल नहीं की थी। दुआ ने पुलिस को बयान दिया कि हमजा से शादी के 8 माह बाद ही वो हामला हो गई, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है जो आपको अभी पता चल जाएगा। उस राज का नतीजा ये निकला कि नफरत की आग भड़कने की वजह से बाप अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देख सका। हमजा अपनी माँ के पास गया, कहा माँ अब सब कुछ भूल जाओ, उसे अपनी बहू मान लो। बेटे के बार बार इसरार पर माँ ने देखा कि बेटा उसे शादी करके खुश है, तो अब घर में न्यू बॉर्न बेबी भी आने वाला है, मैं अपने बेटी की खुशियों को खराब नहीं करूंगी। माँ ने कहा सब लोग मेरे बेटे हमजा के वलीमे की तैयारी शुरू करें। वलीमे के कार्ड छपे, रिश्तेदारों को इनवाइट किया गया, सब खुश थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस घर में मातम बिछने वाला है। ईद कुर्बा आ गई। हमजा का बड़ा भाई कहता है कुर्बानी माँ के घर होगी। हमजा की वाइफ दुआ कहती है नहीं हमारे घर होगी। बस यहीं से दरार पड़ना शुरू हो गई। झगड़े बढ़ते गए और दुआ के मुताबिक हमजा ने 2-3 बार फैमिली प्रेशर को लेकर अपनी जान लेने की भी कोशिश की। दुआ का कहना है कि हमजा इसका नशा भी करने लगा। उसने ये बात अपने थाने के SHO को भी बताई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी, पुलिस इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये सब एक जाल था जो हमजा को फंसाने के लिए बिछाया जा रहा था। तो इस वजह से लग रहा है कि दिस कुड प्रोबेबली बी चाइल्ड मुल्जिम अगर है वो कैसे खुद एक्सेप्ट करेगी, अगर वो है भी इसमें मुल्जिम तो हाउ कैन शी एक्सेप्ट। फिर आई वो रात, यानी 8 जून 2026। दुआ ने पुलिस को बताया कि 3 रातों से उसे नींद नहीं आ रही थी। 9 जून की सुबह 6:30 बजे दुआ की आंख खुली तो देखा हमजा छत से लटका हुआ था। पुलिस फाइल में दिए गए दुआ के स्टेटमेंट के मुताबिक ये मंजर देखने के बाद उसने कमरा लॉक किया। अपने भाई के फोन पर मालिक मकान के नंबर से हमजा की मां को कॉल की। करीबी थाने के SHO को भी इतला दी। सब पहुंचे। हमजा का बेजान जिस्म जमीन पर उतारा गया, मुंह से मोजा बाहर निकाला गया, हाथ पांव खोले गए। अच्छा वाकया जो है ना, फर्स्ट उसमें लगा कि इट वाज, क्योंकि बंदे के हाथ बंधे हुए थे इसमें, और जो है इसके मुंह में भी स्कफल हुआ था। तो ये सब रीजंस की वजह से इट लुक्स लाइक और फिर घर में एक सफ़े मातम बिछ गया। यहाँ तक थी दुआ की कहानी। अब कहानी का दूसरा रुख सुने। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने 2 शादियां की। बकौल दुआ के उसने एक नशा करने वाले शौहर को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त किया और एक सुबह अपने शौहर को मुर्दा पाया। सुनते हुए लगता है ना कि औरत ही खुद विक्टिम है। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। वही रात यानी 8 जून 2026, वही 9 जून की सुबह हमजा की माँ नसीम बताती हैं कि उस रात मोबाइल टूटने पर शदीद झगड़ा हुआ। दुआ ने कहा तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगी। हमजा ने खुद अपना फोन तोड़कर फेंक दिया। रात 12:30 बजे हमजा की माँ के पास फोन गया, मामा ये मुझसे तलाक मांग रही है, आ जाए। जब से ही वो बहुत टॉर्चर का शिकार हो रहा था। अभी वो कल आया था बहुत परेशानी की हालत में। हमने उसका वलीमा रखा था खानदान में मुंह दिखाने के लिए कि चलो अब उसकी शादी हो गई। हमने बच्चे भी छुपाए सबसे। फिर सुबह कॉल आती है हमजा के अब्बू के पास। टाइम होगा कोई तकरीबन सुबह का 8 बजे, जब वो ड्यूटी पर थे। बेटी हिना का फोन आया, अब्बू हमजा भाई इस दुनिया में नहीं रहे, दुआ ने उसे बेदर्दी से मार दिया। बाप ने सवाल किया कि अगर शौहर फांसी ले रहा था तो बीवी ने जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो खुद पुलिस में है, 15 पर कॉल क्यों नहीं की उसने? फांसी लिए तो उसके मुंह में मोजा किसने घुसेड़ा, उसके हाथ किसने बांधे, उसके पेट में निशानात कैसे पड़े, नाखूनों के निशान। हमजा के भाई ने और चौंका देने वाली बात की। उसने बताया कि जब वो हमजा के घर पहुंचा तो हमजा लटका हुआ था और फिर छत की सीढ़ियों से कोई भागता हुआ निकला। हमजा ने उसे वहीं पकड़ लिया। ये दुआ का सगा भाई था। अब बारी आती है उस शख्स की जिसने दिन रात इस केस को खंगाला, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अकरम साहब। उनका पहला जुमला ही सब कुछ कह देता है, जिसे ये खातून बता रही हैं कि खुदकुशी हुई है। कोई खुदकुशी करने वाला अपने हाथ खुद नहीं बांध सकता। अकरम साहब बताते हैं कि वाकये से एक दिन पहले दुआ खुद सुपरमार्केट थाने के SHO के पास गई। उसने वहां ये बातें रिकॉर्ड भी करवाई। मेरा शौहर आइस का नशा करता है, खुदकुशी करने की कोशिश भी कर चुका है, वो दोबारा भी कर सकता है। अगले ही दिन हमजा छत से लटका हुआ मिला। मतलब प्लानिंग भी हो सकती है ना, अभी नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। जब हमने उस बात की तस्दीक की कि क्या कोई और रास्ता है घर में घुसने का, तो
تو پتہ چلا کہ پہلی منزل پہ جانے کا واحد راستہ مالک مکان کے دروازے کے بالکل ساتھ ہے. وہاں سے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا. تو اگر دروازہ اندر سے بند تھا اور کوئی باہر سے نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ قاتل پہلے سے گھر میں موجود تھا. دوسری بات، انویسٹیگیشن آفیسر اکرم صاحب کو یہ شک تھا کہ اگر اتنے عرصے سے حمزہ کی لائف الٹی سیدھی چل رہی تھی تو اچانک ایک دن پہلے ہی یہ رپورٹ درج کروانے کی کیا ضرورت پڑی. یہ ایک مکمل پلاننگ بھی ہو سکتی ہے. دعا کے پولیس کو دیے گئے بیان میں ایک اور جھوٹ بھی ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ دعا نے کہا نکاح 10 اپریل کو ہوا اور شادی کے 8 ماہ بعد وہ حاملہ ہوئی. لیکن ذرا کیلنڈر اٹھائیں، 10 اپریل سے 10 جون تک کتنے مہینے بنتے ہیں؟ صرف 2 مہینے، 8 مہینے نہیں. یعنی جو کہانی دعا نے اتنی ایموشنل ہو کر سنائی، نکاح، حمل کی خوشی، ماں کا مان جانا، ولیمے کی تیاری، وہ ٹائم لائن سرے سے ممکن ہی نہیں. اگر یہ باتیں جھوٹی ہیں تو باقی کتنی باتیں سچ ہوں گی. مالک مکان کی گواہی نے ایک اور بات کھولی. دعا کے پہلے شوہر سے طلاق کے بعد حمزہ دعا کے ساتھ اکیلا وہاں آ کر رہنے لگا بغیر نکاح کے. پولیس نے دعا کا CDR منگوایا اور حمزہ کا، فہد کا اور دعا کا فنگر پرنٹس کی بھی جانچ پڑتال کی. دعا کی 8 سالہ بیٹی کو بھی بلایا گیا. اور پھر 11 جون 2026 انویسٹیگیشن آفیسر کے روم میں ایک بار پھر دعا کو بٹھایا گیا. اس بار دعا کی چال الگ تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بار پھر بے وقوف بنا سکتی ہوں پولیس کو. لیکن پھر جب انویسٹیگیشن آفیسر نے سارے ثبوت اس کے سامنے ٹیبل پر پھیلا کر رکھے اور پھر سوالات کیے تو وہ ڈر گئی. اس نے دیکھا کہ سارے ثبوت اب میرے خلاف ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے بچ کے نکلنے کا. اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا ہاں میں نے ہی مارا ہے حمزہ کو. جو کہانیاں میں نے آپ کو سنائی وہ خود کو مظلوم دکھانے کے لیے سنائی. ایک نشئی شوہر کے ساتھ اپنے آپ کو بے بس ثابت کیا. وہ سب جھوٹ تھا. آخر تم لوگوں نے سچ نکال ہی لیا. میں یہ جانتی تھی کہ اگر انویسٹیگیشن میں تھوڑی سی بھی چوک ہو گئی تو میں آزاد ہوں، کیونکہ میں بھی پولیس والی ہی تو ہوں. انویسٹیگیشن آفیسر نے پوچھا تمہاری تو فہد سے طلاق ہو گئی تھی نا؟ ہاں طلاق ہو گئی تھی، لیکن حمزہ اب بھی اپنے ماں کے چنگل سے باہر نہیں آ رہا تھا. میں کما کر لاتی تھی، وہ بیٹھ کر کھاتا تھا. حالات نہ پہلے اچھے تھے نہ اب ہوئے، لیکن میرا ایکس ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرتا تھا. وہ اپنے بچوں کو ملنے ہر روز آتا تھا. روڈ پہ اتری ہوں میں اور میری چھوٹی بہن، تو ہم نے اس کے سابقہ شوہر کو جاتے ہوئے دیکھا تیزی سے. جب رو رہی تھی، اپنے پہلے شوہر کے نام پہ رو رہی تھی، حمزہ کو منع کر رہی تھی. بس ہم دونوں نے پھر سے شادی کرنے کا پلان بنایا اور حمزہ ہماری راستے کا کانٹا تھا. اب اسے ہٹانے کا وقت آ گیا تھا اور جس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے. لیکن پھر ہماری کال ڈیٹا ریکارڈ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا. انویسٹیگیشن آفیسر اکرم صاحب نے کہا کہ تم نے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں ضرور سزا ہوگی. پولیس فائل کے مطابق فہد کا حمزہ کے گھر کے باہر جھگڑا ہوا تھا، جہاں اس نے حمزہ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی. وہی دھمکی جو بعد میں حقیقت بن گئی. اعتراف جرم کے بعد پولیس نے فوراً کارروائی کی. فہد کا ساتھ دینے کے الزام میں لیاقت آباد میں ایک فلیٹ پر چھاپا مارا گیا. لیکن جب پولیس وہاں پہنچی، فلیٹ کو تالا لگا ہوا تھا. ملزم فہد پہلے سے ہی غائب ہو چکا تھا. دعا اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور فہد کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں اور شہر کے مختلف حصوں میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. فائنل ورڈز بس یہ ہیں کہ وردی جو سمبل آف سیکیورٹی تھی، اس وردی کے پیچھے ایک سازش تھی، اور جب نقاب اترا تو پیچھے صرف ایک مجرم کھڑا تھا. ملتے ہیں نیکسٹ کرائم سٹوری میں. اپنا خیال رکھیے گا.